अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जान। सूरत हाल कुछ यूँ है कि एक बड़े लंबे और तवील और थका देने वाले इंतजार के बाद एक बार फिर उम्मीद जागी है कि ईरान और अमेरिका के बीच सेटलमेंट हो सकती है, मुआहिदा हो सकता है। एक सफ़े की दस्तावेज़ का जिक्र हो रहा है जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है, और ये दो मुख्तलिफ इदारों ने इसे रिपोर्ट किया। कुछ पाकिस्तानी सोर्सेज को भी कोट किया गया है। एक बराक रेविड ने एक्सियोस के लिए किया, दूसरा रॉयटर्स पे खबर आई और फिर ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल नेशनल मीडिया का हिस्सा बनी। सबसे पहली डेवलपमेंट ये होती है कि 48 घंटे सिर्फ हुए थे प्रोजेक्ट फ्रीडम को शुरू किए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, अमेरिकी सरकार की जानिब से, कि वहाँ पे जो 400 से ज़ायद कश्तियाँ, 20,000 से ज़ायद अमला फंसा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उन्हें हमने निकालना है। नेवल ब्लॉकेट भी जारी रहेगा, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं हो सकती। और 48 घंटों के अंदर ही उन्होंने कहा जी हम इस पर एक पॉज कर रहे हैं, वक्फा डाल रहे हैं। पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी सरकार KSA की हुकूमत ये ऑन बोर्ड थी, जिन्होंने ट्रंप से ये रिक्वेस्ट की, जिसका इजहार अब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट्स में, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स में हमें देखने को मिल रहा है। मीनवाइल हम देखते हैं कि ईरानियन जो सिफारतकारी है उसका नतीजा ये निकलता है कि वो चीन जाते हैं और वो बरादर दोस्त इस्लामी ममालिक से भी आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ रवाबित कर चुके। पाकिस्तान सालसी का वाहिद ज़रिया है। तो अब खुलासा ये है कि जो प्रोजेक्ट फ्रीडम में वक्फा आया वो एक CBM के तौर पर लिया जा रहा है, और अमेरिका अब मुंतज़िर है कि जवाबन ईरान क्या रद्द-ए-अमल देता है, मुस्बत पेशरफ्त करता है या नहीं करता। अमेरिका चाह रहा है कि फ़ौरन वो मुआहिदा करे। एक तज्ज़िया ये है कि चीन जाने से पहले अमेरिकी सदर इस मामले को सेटल करना है। जैसे ये ऐलानात होते हैं हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस हैं जो 115, 16 और 123 तक भी गई, इस कशीदगी की आड़ में वो फ़ौरन $100 फी बैरल तक आन पहुँचती हैं। तो अब इसमें मुख्तलिफ एंगलिंग से ये देखा जा रहा है कि वो जो एक सफ़े का मेमोरेंडम है जिसमें इब्तदाई तौर पर तौसी करना है, जंगबंदी में जंग का खात्मा करना है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कुछ करना है, और बाद में न्यूक्लियर या आफदूगी वाले मामला को देखा जाएगा। इस सिलसिले में अमरीकी तजावीज़, ईरानी तजावीज़ दोनों एक दूसरे के पास पहुंच चुकी हैं। अमरीका अब इस मैयर को लेने के बाद मुंतज़िर है ईरान के रद्द-ए-अमल का। लेकिन जिन दिनों हम आपसे मुखातिब हैं, आज चूँकि 6 मई है, ये वही महीना है पिछले बरस जब भारतीय हॉस्टिलिटीज़ जारी हुई। पहलगाम वाक़े के बाद जो प्रोपेगेंडा था वो हमने देखा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर जारियत का मुर्तकिब हुआ भारत, और फिर जो जवाब दिया गया वो भी एक तारीख रकम कर गया। ऐसी तारीख कि अब तक डोनाल्ड ट्रंप को लगभग 100 से ज़ायद बार उसको दोहरा चुके कि कितने तैयारे गिरे, कैसे मैंने जंग रुकवाई। इस एपिसोड में जो मार्का हक जिसे हम कहते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज, अवाम, तमाम सियासी जमातें, तमाम दानिशवर, तजज़िया-निगार, सहाफ़ी, उन सब के लिए फ़ख्र का ये मुकाम, उसको याद करना भी हम पे लाजिम मलज़ूम। और इस पहलू का जायज़ा भी लेना है कि कैसे एक मीडिया वॉरफेयर भी शुरू की गई, कैसे एक माहौल बनाया गया हिंदुत्व ड्रिवन मोदी सरकार की जानिब से, और कैसे पाकिस्तान कामयाब हुआ अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देने। तो मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए बड़ा कंपिटेंट एमिनेंट पैनल मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे शो में लाते हैं। हमें ज्वाइन किया वन वेरी गुड फ्रेंड जनाब डॉक्टर तैमूर शामिर साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स पर लिखते भी हैं, इंग्लिश अखबारों में भी पेपर्स में इनके छपते हैं। इन दोनों अमेरिका में मुकीम हैं और पाकिस्तानी इदारों के साथ वाबस्ता भी रह चुके। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं डॉक्टर कमर चीमा साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा सबसे पहले। आज ही के दिन आपको पता है जो भारतीय हॉस्टिलिटीज़ थी पिछले बरस वो हमें देखने को मिली। पिछले बरस अगर मैं आपको ले जाऊँ तो जो पहलगाम से ऑनवर्ड माहौल और सिनेरियो बनाया था इंडिया ने, और जिस तरह की वॉर मॉन्गरिंग हो रही थी, अगर आप याद करें उन दिनों को, तो ऑनवर्ड जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था, कैसे बयान करेंगे आप, कैसे एक एक्सपर्ट के तौर पर उसे सम अप करेंगे? हाउ डिड वी मैनेज टू डिफीट सच एन एनिमी? मेरे से सवाल है ये? जी डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपकी आवाज बीच में चली गई थी। आई थिंक बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखिए, इंडिया को बड़ी गलतफहमी थी कि शायद वो जो एग्रेशन करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, एक शायद पॉलिटिकल अनरेस्ट है, यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन है जिसका वो फायदा उठा सकता है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए जारी बात है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे सामने आया, और वो ये है कि दुनिया के सामने हमारा जो इमेज है वो ये आया कि ये एक बड़ा मजबूत फौज है, मजबूत मुल्क है, टेक्नोलॉजिकली बड़े एडवांस हैं। और इंडिया जो है ऑन द कॉन्ट्रेरी, जिसके बारे में ये समझा जाता था ये कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, अमेरिका ने उनको ये पैगाम दे दिया कि ये जंग आपने खुद लड़नी है, क्योंकि अमेरिकन ये समझते थे कि ये इंडिया जो है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंदर अपने आप से अलावा किसी को नहीं देखता।
तो मेरा ख्याल है कि ये मौका बड़ा ज़बरदस्त था जिसमें पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक प्रोफाइल बेहतर हुई, पाकिस्तान दुनिया में रेलिवेंट हुआ, इंडिया जो है उसकी एरोगेंस पता चली, उसकी इंटरनल कमजोरियां पता चली। नरेंद्र मोदी जो कि $92 बिलियन डिफेंस को देते हैं, अभी भी उन्होंने 15-16% अपना दिफाई बजट बढ़ाया है और बड़ा बजट है दुनिया के अंदर, लेकिन जब परफॉर्मेंस का टाइम आता है फौज का तो नहीं परफॉर्म कर सके। और पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ, वो कहते हैं ना जी कौमें लड़ती हैं, तो हमारे जनरल्स भी लड़े, हमारी अवाम भी लड़ी, हमारे आम आदमी भी लड़ा, हमारे साइबर वॉरियर्स भी लड़े, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, हमारे मीडिया में। मैं समझता हूँ कि दुनिया के सामने हमारा एक डिफरेंट इमेज गया है और हमें दुनिया देखती थी एफपैक लेंस में, वो लेंस दुनिया ने देखना खत्म कर दिया। अब हमें देखा जा रहा है कि एक रीजनल स्टेबलाइजर है साउथ एशिया में, सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है मिडल ईस्ट में। सो अरेबियन सी से लेके मेडिटेरेनियन तक दुनिया आपको एज ए सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे देख रही है। और मैं समझता हूँ कि हम एक गैर जरूरी एक पॉलिटिकल अनरेस्ट जो हमारे घर में थी उसमें फंसे हुए थे और हमें पता ही नहीं था कि दुनिया के सामने हमारा ये पार और मुकाम है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त पाकिस्तान की रेलेवेंस डेवलप हुई है। अब इसका मोमेंटम रखना भी जरूरी है, जिसके लिए बहुत काम कर। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर तैमूर शामिल साहब, वॉर मॉन्गरिंग भी थी, फिर क्वाड का हिस्सा भी था इंडिया का, खत्ते का वाहिद चौधरी था, चीन के सर पे बैठाया गया था इस जंग से 6 डेट पहले। जयशंकर ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं किस पाकिस्तान की बात करते हैं, वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार पाकिस्तान। और फिर जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, कमर चीमा साहब ने, कि रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर पाकिस्तान सामने आया। पिछले 6 माह 8 माह 1 साल पाकिस्तान के बगैर कोई बात दुनिया भर की अधूरी रहती है। ये सफर कैसे तय हुआ? व्हाट वर द कीज जिसकी वजह से पाकिस्तान इस जगह पहुंचा? जी बहुत शुक्रिया जामी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। पाकिस्तान की इज्जत में खातिर खा इजाफा हुआ है ग्लोबली, पूरी दुनिया में, और ना सिर्फ खित्ते में बल्कि इस पूरे मामले के बाद जो इंडिया के साथ मामला हुआ उसकी वजह से खित्ते में और इंटरनेशनली पाकिस्तान को बड़ी रिस्पेक्ट से देखा जाता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अब वो पाकिस्तान को इस तरीके से देखते हैं कि पाकिस्तान जो कहता है वो करता है। पहली बात सिक्योरिटी के हवाले से, जो इंडिया को जिस तरह मुंह की खानी पड़ी पूरे मामले के बाद जो उन्होंने किया, और अब हम देखते हैं कि इट्स नॉट पाकिस्तान बल्कि इट इज इंडिया दैट इज ऑन दी बैक फुट। इंडिया आइसोलेटेड नजर आता है हमें पूरी दुनिया में। एंड बाय द वे, अभी इस पूरे मामले के बाद और फिर ये जो ईरान की पाकिस्तान ने नेगोशिएशंस की बात की, अमेरिका और ईरान के हवाले से जो सुलह की बात की, पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया बहुत ज़बरदस्त। इसकी वजह से तमाम मुसलमान ममालिक में और स्पेशली यूएस में पाकिस्तान की इज्जत में बहुत इजाफा हुआ। अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता मैं रोक रहा हूं आपको। मैं लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन येट अगेन, ये क्योंकि आपने नुक्ता बड़ा अहम उठाया डॉक्टर साहब। ये फरमाया, सिंस यू आर देयर इन द यूएस, 2 चीजें हैं ना पाकिस्तान को देखने की रिसेंट पास्ट में। हिस्ट्री पे हमने जाते, बड़ी तलखो शीरीं हिस्ट्री है पाकिस्तान की, अमेरिका की। ये इंडिया जंग के ऑनवर्ड और फिर ईरान कॉन्फ्लिक्ट के ऑनवर्ड जो अमेरिकी लेंस है, अमेरिकी जो तज्जिया है, अमेरिकी पर्सपेक्टिव है, उसमें क्या नई चीजें आपने देखी? जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। मैं यही एग्जैक्टली बात कर रहा था। इंडिया को पहले जिस तरह आपने फरमाया कि वो पिच करना चाह रहे थे चाइना के अगेंस्ट, लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया का मामला हुआ है, उन्होंने ये देखा है अमेरिका ने कि इंडिया तो अपनी मामलात का हिफाजत नहीं कर सकता रीजनली, तो ये बाकी बड़ी जो गेम है इसको रीजन में कैसे लेके चलेगा या दुनिया में कैसे लेके चलेगा। तो इंडिया अपने आप को एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट अपने आप को पिच करने में नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान कामयाब हुआ है सिक्योरिटी वाइज भी और डिप्लोमेटिकली भी। तो अमेरिका ने इसको देख रहा है कि जी रिलायबल पार्टनर रीजन में, साउथ एशिया में पाकिस्तान के अलावा ना पहले कोई था ना अब कोई है। और स्पेशली ईरान के बाद अमेरिका भी ये देखता है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन, के पाकिस्तानी रिलायबल हैं सिक्योरिटी वाइज भी। वो अफगानिस्तान की बात हो, वो इंडिया को जवाब देने की बात हो, या वो ईरान से निगोशिएशंस करने की बात हो, पाकिस्तान ने मल्टीपल फ्रंट्स पे अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। तो वो इस रिस्पेक्ट की निगाह से अब देखते हैं। उसके बाद फिर जिस तरीके से पाकिस्तानी लीडरशिप ने अपने आप को फोर्थ कमिंग शो किया है कि जी वी आर ऑलवेज रेडी फॉर टॉक्स फॉर द पीस इन द रीजन। बिजनेस के लिए भी वो रेडी हैं, वो सिक्योरिटी के हवाले से भी सिक्योर हैं, और वो डिप्लोमेटिकली भी आगे आते हैं। और डॉक्टर साहब, तैमूर साहब मेरे साथ हैं, मेरे साथ हैं। बिल्कुल ठीक, तैमूर साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कमर चीमा साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इसमें सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये भी था ना, जो वॉर मॉन्गरिंग जिस तरीके से की गई और जितना
इंडियन मीडिया का इन्फ्लुएंस था सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, वर्ल्ड वाइड जो उनका इन्फ्लुएंस था। यानी एक जमाना तो ये भी है, कराची पोर्ट तबाह कर दिया, लाहौर में ठोकर न्याज बेग के करीब भी कोई उन्होंने समुद्री पोर्ट बना दी, उसको भी तबाह कर दिया। आपको याद है क्या क्या लतीफ़े सुनने को मिले। लेकिन जो उस वक्त मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी और प्रोपेगेंडा था, पाकिस्तान उसके सामने कोई मतलब कोई इकाई दिखाई नहीं देता था। उस सब को भी आपने देखा है, वो डिफ्यूज कैसे हुआ, कैसे हमने उसको शिकस्त दी और फिर वो मीडिया एक मीम्स की सूरत में ढल गया, एक तमस्खुर की सूरत में बन गया और अब उसको कोई संजीदा नहीं लेता। जामी साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। जो कुछ वो कर रहे थे उसका तो हम मीम से जवाब दे रहे थे, और मेरा ख्याल है कि ये मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर हमारे जो, और इसमें हर पाकिस्तानी अपनी कंट्रीब्यूट कर रहा था। स्टार्टिंग फ्रॉम उन्होंने कहा जी हमने पानी बंद कर दिया से लेके आखिरी मिसाइल जो पाकिस्तान ने मारा, तब तक पाकिस्तानी जो है वो मीम वॉर में जो है वो दुनिया के सामने उन्होंने बेबस कर दिया इंडियन मीडिया को। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये भी है जी प्लीज, कि देखिए, नरेंद्र मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए अपने पूरे के पूरे 1.4 बिलियन लोगों के लिए जो मीडिया है उसको उसने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और आपको मजे की बात बताऊं, जब भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी, हमारे पास तो इंग्लिश मीडिया है कोई नहीं है। जी जी जी, दुनिया इंडियन मीडिया ही देख रही थी। और जब उन्होंने देखा कि इंडियन मीडिया में इस तरह वहां पे एंकर्स और रिपोर्टर्स और सारे लोग बिहेव कर रहे हैं, तो दुनिया बड़ी मायूस हुई। वो समझ रहे थे ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस मुल्क की इकोनॉमी है, ये शायद इसके साथ हमने मिलके काम करना है। तो उन्होंने वहां पे आईक्यू लेवल देखा, उन्होंने वहां पे जो वॉर मॉन्गरिंग देखी, वहां पे जो जिंगोइज्म देखी, तो वो दुनिया इससे बड़ा उनका जो कहते हैं ना इमेज बहुत ज्यादा खराब हुआ है। और उसकी सिर्फ वजह एक ही है कि सिर्फ मोदी साहब ये चाहते हैं कि ये जो गोदी मीडिया ये मेरे लिए काम करे, और उसकी इंटरनल क्रेडिबिलिटी भी कोई नहीं। अगले दिन वो सारा मीडिया अपने लोगों से भी माफिया मांग रहा था, बैनुल अक़वामी दुनिया से भी वो माफिया मांग रहे थे। और फिर मजे की बात ये है कि ब्लूमबर्ग को जाके बताते थे कि हाँ हमारे जहाज गिरे हैं, अपने मीडिया को नहीं बताते थे, क्योंकि वो समझते हैं अपने मीडिया का क्या, इनको तो जो हम मर्जी फीड करेंगे ये मान जाएंगे। और इंडियन मीडिया ने इस पे आके बड़ा शोर डाला कि सीडीएस चौहान जो है इंडिया के, उन्होंने ब्लूमबर्ग को क्यों कहा कि हमारे जहाज गिरे हैं, ये हमें क्यों नहीं बताया गया। तो मैं समझता हूँ बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं, और दुनिया उनको बड़ा सीरियस प्लेयर के तौर पे समझती थी। वो फौज का तो ये पता चला कि वो तो परफॉर्म ही नहीं कर पा रही, और वो मजबूरन लड़ रहे थे क्योंकि मोदी साहब के सियासी फायदे उनको पहुंचाना था। मिलिट्री का पता चला कि इसको इतने दिफाई बजट मिल रहा है, 10 साल से ज्यादा दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर रहे, और कुछ घंटों की वो मार नहीं थे। मीडिया के में आके उन्होंने देखा कि ये तो सोसाइटी जो है स्टेबल नहीं है। पॉलिटिकल क्लास जो है वो, डोवल साहब एनएस डोवल को पूछें, वो कहते हैं हमारा तो शीशा भी नहीं टूटा। तो आप इमेजिन करें कि, और फिर मानते ही नहीं है कि ट्रंप साहब ने सीज फायर कराया, हालांकि सबसे पहले स्टेटमेंट उन्होंने दी। और सबसे बढ़ के विक्रम मिश्री जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनका ट्विटर हैंडल आज भी बंद पड़ा हुआ है, बिकॉज उनको इतनी गालियां पड़ी कि जी तुमने सीज फायर का ऐलान क्यों किया। और उसके भी बढ़ के ऑपरेशन सिंदूर कहा जी जारी है जब सीज फायर हुआ, लेकिन पूरा साल कुछ भी नहीं बोले। और अभी पिछले हफ्ते डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है। भाई कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, आवाम को जो मर्जी बता दें अपना जामी साहब। आप इमेजिन करें कि इतने बड़े जो सेट ऑफ पीपल हैं उनका लेवल क्या है कि उनको हुकूमत जो मर्जी झूठ बोल दे। और जो उनका मॉनसून सेशन अगस्त तक चला था पिछले साल, तब तक इंडियन पार्लियामेंट को बिल्कुल नहीं बताया गया था कि हमारे कितने जहाज गिरे हैं, हमारा क्या नुकसान हुआ है, क्या अमेरिका ने सीज फायर कराया कि नहीं कराया। और सिर्फ एक ही काम किया गया कि कश्मीरियों के घर जलाए गए, उनके घर तोड़े गए, बॉम्ब लगा के उनको तबाह किया गया, और इसके अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब उनसे पूछा जाता था बताओ क्या हुआ है जंग में, तो वो कश्मीरियों के घर जलाते थे और तोड़ते थे और तबाह करते थे और कहते थे ये इन्वॉल्व है। तो मैं समझता हूं, और फिर सबसे बढ़ के इस सारे प्रोसेस के अंदर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक भी जस्टिफिकेशन नहीं दे सके, एक भी एविडेंस नहीं दे सके। और इसी बुनियाद के ऊपर इंडिया के अंदर जो डिप्लोमेट्स थे, मुझे याद है 10 मई को जब उन्होंने विक्रम मिश्री ने ब्रीफिंग दी, इंडिया के अंदर जो डिप्लोमेट्स थे उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान पे हमला किया तो हमें खदशा है कि पुराना भी हमारा इनके साथ ये लड़ाइयां रही हैं तो यही होंगे। तो उन्होंने कहा जी सिर्फ आपने एक पुराने जो एक बात के ऊपर एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री पे हमला कर दिया है। तो मैं समझता हूँ इंडिया के डिप्लोमेट्स बड़े एक्सपोज हुए हैं, फौज एक्सपोज हुई है, और उनको पता चला है कि हम तो यहाँ पे बीजेपी का काम कर रहे हैं, इंडियन स्टेट का काम नहीं कर रहे, एक पॉलिटिकल पार्टी का काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है यही सब कुछ दुनिया ने देखा, और इसीलिए ठीक है डॉक्टर साहब, दुनिया जो है वो अब समझ चुकी है
कि ये मुल्क जिसे वो भारत कहते हैं ये एक मार्केट तो है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक अलायंस एलाई नहीं बन सकता। तैमूर शामिल साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका में ट्रंप सरकार डिस्पाइट द फैक्ट के हिस्टोरिकल बड़ी अच्छी टाइज रही, ट्रेड का एग्रीमेंट था, क्वाड में जा रहे थे, बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही थी, कि बिलखुसूस ट्रंप सरकार दे वर सरप्राइज्ड कि अच्छा किसी मुल्क पाकिस्तान भी है, उन्होंने 8-10 तैयारे मार दिए हैं, 6 तैयारे मार दिए, 8 मार दिए, 10 मार दिए, तादाद तो ट्रंप साहब खुद ही बढ़ाते जाते हैं। एंड दिस एक्चुअली enabled him कि पाकिस्तान के बारे में देखूं समझूं ये क्या मुल्क है और इंडिया के साथ क्या किया है, एंड ही वाज हैप्पीली सरप्राइज्ड। क्या ये बात दुरुस्त है? जी, काफी हद तक दुरुस्त है जामी साहब, लेकिन उसके अलावा इसमें एक और बड़ा एलिमेंट है, वो पर्सनैलिटी का एलिमेंट है। और पर्सनैलिटी का एलिमेंट ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प, हम जैसे सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, आप भी ऑब्जर्व करते हैं, उनकी एक खास पर्सनैलिटी है और वो उस पर्सनैलिटी में असर्टिवनेस है। इंडिया असर्टिवनेस को कायम करने में जो है वो फेल हो गया, वो उस चीज को नहीं कर सका। डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की एक खास सोच है, वो एक खास तरीके से दुनिया को देखते हैं, खास तरीके से लेके चलते हैं, और ये अमेरिका की कोई नई बात नहीं है, अमेरिका पिछले 70-75 साल से एक खास तरीके से चल रहा है। पाकिस्तान उस मेंटालिटी को, उस पर्सनैलिटी को समझता है और पाकिस्तानी लीडरशिप ने उस पर्सनैलिटी को बड़े अच्छे तरीके से रीड किया है। पाकिस्तान नोज के अमेरिका कैसे काम करता है, अमेरिका का सिस्टम कैसे चलता है। मोदी सरकार अमेरिका को समझने में, और बल्कि मैं ये कहता हूं कि यूरोप को भी समझने में, चाइना को भी समझने में नाकाम रही है, बिल्कुल। और उसकी रीजन ये है कि वो जो उनकी सोच है इंडिया में, वो बैकवर्ड सोच है। वो अलायंस नहीं बना सकते, वो अलायंस बना नहीं सके, वो अलायंसेस नहीं बना सके। तो अमेरिका ने ये देखा है कि जब कोई सिक्योरिटी का मामला होगा, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, कोई डिप्लोमेटिक इशू होगा, तो मोस्ट रिलायबल पार्टनर कौन हो सकते हैं पूरी दुनिया में। इस मौके पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को यह एहसास हुआ है कि रिलायबल पार्टनर पहले भी खित्ते में पाकिस्तान था, रिलायबल पार्टनर अब भी खित्ते में पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से समझता भी है और उसको नेविगेट भी करता है। पहले चैलेंजेस भी आते रहे, मैं ये नहीं कहूंगा कि चैलेंजेस बिल्कुल, वो हमारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, एक बड़ी एक तलखो शीरीं तारीख रही है डॉक्टर साहब, बिल्कुल किया है। दिस इज द मोस्ट स्टैंड आउट करने वाली शय जो आप कह रहे हैं कि चैलेंजेस को ओवरकम किया पाकिस्तान ने डिस्पाइट काउंटलेस शॉर्टकमिंग्स। अच्छा जी, कमर चीमा साहब, डॉक्टर साहब, अब जरा ये एक सफ़े का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो बराक रेवर्ड और राइटर्स और दीगर भी जिसके ऊपर खबरें शाया कर रहे हैं, ट्रंप का ट्वीट भी आ गया ट्रुथ सोशल के ऊपर, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं अब आपके वाकयातन ईरान अमेरिका करीब पहुंच चुके किसी मुआहदे के? डॉक्टर कमर चीमा साहब जी, मुझे लगता है कि ठीक है, काफी करीब है, लेकिन ईरान की साइड से भी देखना पड़ेगा कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा असर्ट कर रहे हैं चीजों को। वो समझते हैं कि अगर अमेरिका कोई भी ऑप्शन लेगा तो हमारे पास जो इजी टारगेट है वो जीसीसी ममालिक हैं, यूएई को हमला करते रहेंगे। और मुझे खदशा ये है कि वो अगर ये महसूस कर गए कि अमेरिकन दोबारा जंग नहीं लड़ना चाहते, जो कि वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, और इसको वो ये महसूस कर बैठे, तो कहीं वो ज्यादा सिचुएशन को खराब ना कर दें और अमेरिका को ज्यादा फोर्स ना करें कि दोबारा जंग की तरफ जाए। बाकी इस चीज की तो हमें अंडरस्टैंडिंग बड़े अच्छे से है कि ईरान इस वक्त अपनी जो मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी है वो लगा हुआ उस पर काम कर रहा है, लेकिन देखना फिर यही है कि वहां से क्या फैसला आता है, क्योंकि एक तरफ तो ये पता चलता है कि निगोशिएटर्स भी हैं, लेकिन डिसीजन मेकर्स और हैं, निगोशिएटर्स और हैं। तो ये हम जब तक फाइनल ईरान की साइड से कोई चीज ना आए, सिर्फ अमेरिकन साइड के वर्जन से हम चीजों को कंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक, डॉक्टर तैमूर शामिल साहब, आपकी ब्रीफ टेक क्या इस इशू पे? अमेरिका में क्या पल्स रीड कर रहे हैं इस वक्त आप प्रोजेक्ट फ्रीडम को पॉज करने के बाद? पहली बात तो ये कि इस जंग के हवाले से कोई सपोर्ट इतनी खास नहीं है, पहली बात। दूसरा ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उसको अर्ली ऑन ये रियलाइज कर लिया था कि ये जंग आगे नहीं चल सकती और हम उसको आगे भी नहीं लेके जा सकते। तो वो अब ये चाहते हैं कि इसको एज सुन एज पॉसिबल इस मामले को खत्म किया जाए और हम मूव ऑन करें, बट एट द सेम टाइम उसके कुछ तरीकाकार होंगे, उसके कोई, जैसे आपने कहा कि अब वो 1 पेजर मामला हैं जिसके ऊपर काम होगा। तो अमेरिका ग्रेजुअली अब इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा और जो डिसरप्शन पैदा हुई है जंग की वजह से,
ठीक। उससे भी जो है उसको स्मूथली निकलने की कोशिश करेगा। एट द सेम टाइम वो ये भी चाहते हैं कि ईरान भी इस पे अब वो लचक दिखाए जो वो अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैमूर शामिल साहब टाइम एंड डॉक्टर कमर शीमा साहब, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया, आपकी कीमती वक्त का, आपकी कीमती राय का। हियर इज द पॉइंट, और वो यही है कि अगर उन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है जिसमें कश्तियां निकालनी थी जो फंसी हुई हैं स्टेट ऑफ हॉर्मस में, वो अगर उसमें तातुल किया है, वक्फा डाला है, तो ऑब्वियसली उनकी निगाह ईरान के ऊपर है कि ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करे। क्या ऑप्शंस हैं टेबल के ऊपर, इस्लामाबाद में क्या राउंड 2 होने जा रहा है, इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहबान आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मौजूद वही दो, एक तो मार्का हक की याद है, जिस तरह से अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को नाखून चने चुभवाए पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की फौज ने, तमाम फोर्सेज ने, सियासतदानों ने, सियासी क़यादत ने, सोशल मीडिया के मुहाज पर हमारी पूरी कौम डट के खड़ी थी। यही नहीं बल्कि आपने अमली तौर पर तस्वीर देखी होंगी। 2 तस्वीरें ऐसी हैं जो फ्रेम करके हर घर में नशर होनी चाहिए, जो तारीख रकम कर चुकी हैं। एक वो जब रॉकेट लॉन्चर लॉन्च हो रहा है एक जगह पे खेत में, अवाम उसके पास बैठे हैं बेफिक्र होकर, और दूसरी वो जब एक ड्रोन को मारने के लिए एक फौजी जवान खड़ा है सड़क पर, तो उसके साथ कई और सिविलियंस भी बंदूकें उठा के सीना तान के खड़े हो गए। अनगिनत मिसालें आपके सामने। और उससे पहले जो वॉर मॉन्गरिंग थी, जो प्रोपेगेंडा था इंडियन मीडिया के ऊपर, जो हाइप थी, अनबिलीवेबल, इंतहाई घटिया नोयत की कैंपेन थी जो आपने देखी, जो फिर यहाँ पे ख़त्म हुई कि लाहौर में ठोकर न्याज बेग के यहाँ एक यानी बंदरगाह भी है जिसको तबाह किया है। हालांकि लाहौर के आसपास कोई समुंदर नहीं, रावी गुजरता था, वो भी खुश्क हो चुका है। तो बात करने के लिए इस मामले पे और फिर जो पॉसिबल ब्रेक थ्रू हो सकता है बिटवीन ईरान एंड द यूएस, जिसमें अब खबरें आ रही हैं कि 1 पेज का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसके ऊपर कोई कंसेंसस बिल्ड किया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अब शुरू किया था प्रोजेक्ट फ्रीडम जहाज़ों को निकालने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से, उसे रोका है। पाकिस्तानी एफर्ट्स भी मंजर आम पर हैं, शुक्रिया अदा किया जा रहा है। इन दोनों मामलों पर मजीद बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है मोहतरमा अंजा साकिब साहिबा को, माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर है, हमारे प्रोग्राम में अक्सर तशरीफ़ लाती हैं, वेरी एमिनेंट वॉइस। हमें ज्वाइन किया है इमरान खान साहब ने, बीन जर्नलिस्ट, राइटर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पे रेगुलरली कमेंट्री करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स भी उनके हैं, इंटरनेशनली भी अपीयर होते हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी। आप दोनों को बहुत शुक्रिया। अंजा साकिब साहिबा, जो मैंने खुलासा बयान किया, इतना बड़ा वॉरफेयर, इतना बड़ा पैराफर्नेलिया इंडिया ने फैलाया, उनके स्टूडियोज़ में एंकर्स के हाथ से झाग निकल रही थी, अर्नब गोस्वामी और दीगर जनरल बख्शी पागल हो रहे थे, सटपटा रहे थे कि पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। एंड देन व्हाट हैपेंड, कैसे याद करेंगी आप उन दिनों? जी, हम पहले वो कहते थे ना कि हम आप भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मीनिंग के कई दिहाइयों से पाकिस्तान को ये इंडिया ने एक बड़ी गंदी प्रोपेगेंडा, फॉल्स नैरेटिव रचने की कोशिश की थी, खासकर इस गोदी मीडिया ने और मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने। और अब दुनिया के आगे वो बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुए जब मार्का हक हुआ, क्योंकि इसमें देखें ना, ये एक स्ट्रेटेजिक मीनिंग है जो बियॉन्ड द बैटलफील्ड जाती है। अब हम आज जब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, इससे क्या की टेक अवेज थे? एक तो ये कि मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। ना सिर्फ पाकिस्तान ने ये दिखाया पूरी दुनिया को कि जो लिमिटेड वॉर है ना, जो खासकर अंडर न्यूक्लियर शैडो है, तो पाकिस्तान एक एटमी ताकत है मुस्लिम दुनिया के लिए, और ना सिर्फ वो अपना दिफा करना जानता है, मगर इस खित्ते के अंदर भी एक स्टेबिलिटी लाना जानता है। पाकिस्तान ने हमेशा देखें, इंडिया का ये कई दिहाइयों से हिस्टोरिकली भी हम देखें, अगरतला कंट्रोवर्सी से लेके दीगर और इस तरह के मामलात थे, जहां पे इंडिया ने बड़ी कोशिशें की कि किसी न किसी तरह एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जाए। तो इस पूरे मैं कहूँगी 12 महीने प्लस में एक इंडिया बुरी तरह से एक्सपोज हुआ, और ये भी पाकिस्तान ने अपनी कुव्वत दिखाई है कि डेफिनेटली काइनेटिकली तो हम स्ट्रॉन्ग थे ही थे, लेकिन ये जो क्वांटिटी से इंटीग्रेशन की बात थी कि हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर भी, साइबर स्पेस के अंदर भी, नैरेटिव वॉरफेयर में, यानी कि जो बयानिए की जंग है, उसमें भी पाकिस्तान की बड़ी एक सुपीरियॉरिटी है। और ये हमने सिर्फ पाकिस्तान के केस में नहीं, मतलब हमने पूरा ये एक बयानिए की जंग जो देखी है, ये एक स्ट्रैटेजी थी। सो मार्का हक जो है, ये पाकिस्तान ने पूरी की पूरी अपनी परसेप्शन मैनेजमेंट मेक कर दी, और उसकी अब देखें मिसालें, हम इससे बड़ा क्या पीआर हमें मिल सकती थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार
जो है ना हमारी तारीफ, कभी वो 6-0 कहते हैं, कभी 7-0 कहते हैं। और ये देखिए कि जो वहां पे शुरू हुआ था एक तैयारों के गिरने के मामले से, वो ऑल द वे लेकर अब तक वो बार बार कभी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की तारीफ करते हैं कि इज अ ग्रेट गाय, फिर कभी पीएम शहबाज शरीफ की तारीफ करते हैं। इवन ये कि वो इंडिया को इस बात पे भी बड़ा हसद, हमने देखा है सोशल मीडिया पे बड़ी पोस्ट आ रही है, बड़ा उनको जलन हो रही है कि उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी जी अपनी सिफारती ताल्लुकात बेहतर करने के लिए ईरान के साथ, उसके बावजूद भी ईरान ने एक ट्रस्टेड मीडिएटर जो है पाकिस्तान को चुना। बिल्कुल कहाँ गई उनकी वो इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस? ना यूएस ने उनको सैंक्शंस की उस तरह से रिलीफ दी, ना जमाई राजा जो जेडी वैंस थे वो किसी काम आ सके, और हर जगह पाकिस्तान का चर्चा हो रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर भी जो लॉफेयर पाकिस्तान ने जिस तरह उसका मुजाहरा किया है कि वो भी जजमेंट हमारे फेवर में आई है कि इंडिया इज वेपनाइजिंग वाटर। सो अगेन टाइम एंड टाइम अगेन आई थिंक ये मार्का हक पाकिस्तान ने बहुत बड़ा मार्का इस दुनिया पे जाहिर किया है। तो ये एक सिर्फ बैटलफील्ड नहीं थी, ये तो एक डेमोन्स्ट्रेशन थी कि पाकिस्तान जैसा, वो मैं आपको बता रही हूँ ना कि पिछले मई से लेकर अब तक कि पाकिस्तान जैसा एक सो कॉल्ड इकोनॉमिकली फ्रेजाइल स्टेट जी वो किस तरह से मॉडर्न जियोपॉलिटिकल के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर उसने पूरी प्लेबुक रीइन्वेंट कर दी है। वो काम भी पाकिस्तान ने कर दिखाया कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे यूएन या नेटो नहीं कर पाए, वो पाकिस्तान ने किस तरह से वो पीस मॉडरेट की है, किस तरह से टॉक्स हेल्प कराई है। वेरी ट्रू। अंजा मेरे साथ ही रहेगा, मेरे साथ रहेगा, मजीद भी आपसे बात करते हैं। इमरान साहब, ये जो बिलखुसूस परसेप्शन मैनेजमेंट की बात की अंजा साहिबा ने, इंटरनेशनली जो मीडिया था या इंटरनेशनल जो ओपिनियन मेकर्स थे, यूजुअली हिस्टोरिकली दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन मीडिया या इंडियन ओपिनियन मेकर्स। तो वो उस तरह से फिर अनलाइक दैट जो प्रीवियस हिस्ट्री रही उस तरह से नहीं खड़े हो सके इंडिया के साथ डिस्पाइट देयर प्रोपेगेंडा। ये कैसे मुमकिन हुआ? प्रिया, आपने अपने शो में मदू किया। देखिए, इसमें दो इसके बड़े अहम पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि जब पाकिस्तान को मैदान जंग में एक क्लियर कट एक फतह नसीब हुई इंडिया के ख़िलाफ़, तो उस फतह के बाद इंटरनेशनल मीडिया के पास कोई एक ऐसा रूम अवेलेबल नहीं था कि वो जो मारूजी हालात हैं जंग के उसको देखते हुए उसके बावजूद वो प्रो इंडिया अपना टिल्ट रखते। तो एक तो ये है कि जब ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज होगी, जब पाकिस्तान ने इनिशियली जो जंग इंडिया ने जब शुरू की 6 मई को, तो उसके जो इनिशियल आवर्स थे, पहले ही घंटों में पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ मार गिराए, और जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। और अनएक्सपेक्टेड इस वजह से था कि दुनिया को शायद अंदाज़ा नहीं था कि जो मल्टी डोमेन एक नेटवर्क्ड वॉर है उसके अंदर पाकिस्तान ने कितनी महारत हासिल कर ली है। तो जब पाकिस्तान की उन सलाहियतों का मुजाहरा हो गया तो इंटरनेशनल मीडिया को भी ये एडमिट करना पड़ा। तो पहली तो बात ये है कि जंगी मैदान में पाकिस्तान ने फतूहात हासिल की। दूसरा इसका पहलू जामी साहब ये है कि पाकिस्तानी जो रियासत है, चाहे पाकिस्तान के सिविलियन इदारे हैं, पाकिस्तान के जो ISPR है, जो फ़ौज का ताल्लुकात आमा का जो इदारा है, उन्होंने भी एक सारी दुनिया के सामने हकाइक जो है वो रखे। उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जो थी, उनकी हिकमत अमली जो थी, वो बड़ी कामयाब रही। और जाहिर है जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, पाकिस्तानी थॉट लीडर्स हैं, डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी एक इंतहाई एक जिसको कहते हैं ना नुआंस लेकिन हकीकत पे मबनी एक बयानिया जो है दुनिया के सामने रखा। तो फिर दुनिया के पास इसके अलावा कोई एक रास्ता ऑप्शन था नहीं कि जो हकीकत है उसको वो एडमिट करे और एक्सेप्ट करे कि पाकिस्तान ने मजमूई तौर पे एक तरह से एक स्ट्रेटेजिक फतह हासिल की है इंडिया के ख़िलाफ़। और मेरा ख्याल है हमें इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इंडिया ने ये एक मिस एडवेंचर करके पाकिस्तान का जो एक स्टेटस है एज ए मिडल पावर, वो पाकिस्तान को प्लेट पे रख के दिया।
प्लेट पे तो खैर उनने रख के नहीं दिया, उनने गलती की, पाकिस्तान ने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और दुनिया को अपनी सफारती जो महारत है उसका भी मुजाहरा किया, अपनी एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट का भी मुजाहरा किया और मैदान जंग में भी फतह हासिल की। मेरे साथ हैं इमरान साहब और मंजा साकिब साहबा। मैं छोटी सी एक ब्रेक ले रहा हूँ, इस इशू को आगे बढ़ाते हैं। हमने ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट का जो सोल्यूशन पॉसिबल आ रहा है उसके ऊपर भी कमेंट्री सुननी है इन दोनों एक्सपर्ट्स की। छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अंजा साकिब साहिबा, येट अनदर एफर्ट के कोई अच्छी डील हो, जंग का खात्मा हो, कोई MOU साइन हो, एक सफ़े की कहानी सामने आ रही है ईरान और अमेरिका के बीच, पाकिस्तान के एफर्ट्स को एक्नॉलेज भी किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अब वाकई करीब है मामला या एक बार फिर से गड़बड़ होगी, कुछ स्पॉयलर्स इनएक्ट आएंगे? देखिए, जिस तरह अमेरिका जो है ना वो इस वक्त फुल ऑन पोकर खेलने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह गेम होता है, और ईरान बिल्कुल उन्होंने चेस इन्वेंट की थी। तो ये दोनों ही कंट्रीज जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लेवरेज लेने की कोशिश कर रही हैं। एट द एंड ऑफ द डे मुझे लग रहा है कि अब हमें चीज़ें इवन तो बेहतरी की तरफ जाती भी नज़र आ रही हैं, लेकिन ये वॉर विदाउट विक्ट्री का मॉडल मुझे एक किस्म का, या पीस विदाउट डिसाइसिव विक्ट्री नाउ नजर आ रहा है। क्योंकि ना फुल ऑन, लेकिन किसी के भी इंटरेस्ट उस तरह से सर्व नहीं हुई, ना फुल ऑन रिजीम कोलैप्स हुई, ना इस तरह की कोई फुल ऑन पीस डील हुई है कि जो दोनों साइड्स चाह रही थी। अब एक मुझे जहां तक लग रहा है कि एक लिमिटेड मेमोरेंडम की तरफ हम जा रहे हैं, डेफिनेटली अ गुड स्टार्ट, और बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान को बड़ा सराहा जा रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे जो लग रहा है कि अभी मोस्ट लाइकली सिनारियो, मेरी जाती राय है कि एक मैनेज्ड हॉस्टिलिटी की तरफ या एक कंट्रोल्ड एट्रिशन की तरफ ही जा सकती है, कि जहाँ एक ये बड़ा फ्रैजाइल किस्म का नाजुक सूरत हाल है, सीज फायर जो है, एक रोलिंग डी एस्केलेशन है। कोई भी देखें, अभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो भी इस किस्म का पीस प्रोसेस होता है ना, देखें जब 47 ईयर्स प्लस से आपके पास इतनी हॉस्टिलिटी होती है तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि किसी 1 राउंड ऑफ टॉक्स में, 2 राउंड ऑफ टॉक्स में, बैक एंड फोर्थ कुछ घंटों के या दिनों के, हफ्तों के इवन डिस्कशंस के बाद 100% पीस सस्टेनेबल भी हो और एवरलास्टिंग भी हो। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी भी कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं है। एट बेस्ट ये एक फ्रोजन स्टेट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट है, जहां पे कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा फैक्शन ये कि आज अगर कोई मेमोरेंडम साइन हो भी जाता है या एक वन सिंगल एजेंडा हमारे सामने आ जाता है दोनों पार्टीज की तरफ से, फिर भी लाइक आई सेड मेरी जाती राय है कि प्रॉक्सीज भी एक्टिवेट रहेंगी। हूतीज की तरफ से अभी भी हमें स्टेटमेंट आ रही है रेड सी के अंदर जो एक फैक्शन हो सकती है न्यूसेंस वैल्यू की, फिर इकोनॉमिक वॉरफेयर भी उसी तरह से बढ़ सकता है, लो इंटेंसिटी स्ट्राइक्स हो सकती है। सो मुझे जो लगता है ऑल इन ऑल ना ये वो वाली जंग है जो कोई दोनों में से कोई भी अभी अपने पास विक्ट्री, दोनों कोशिश तो कर रहे हैं कि क्लेम करने की, कभी ट्रम्प कहते हैं कि जी हमारे पास मिलिट्री डोमिनेंस है, डेफिनेटली ईरान ये कहता है कि हमने जी बड़े अच्छा रिजॉल्व दिखाया है। तो मुझे लगता है कि एक ये स्टेलमेट टाइप की सिचुएशन बनी हुई है। डेफिनेटली ईरान की एसिमेट्रिक फोर्सेस हैं वो भी इंटैक्ट रहेंगी, रिजीम भी नहीं कोलैप्स की। अच्छा, डिप्लोमेसी भी एग्जिस्ट करती है, ये अमेरिका की जो हमेशा से एक अप्रोच रही है कि कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, लेकिन उसके साथ साथ मे बी जब जो मिलिट्री एंगेजमेंट है वो नहीं होगी, लेकिन फुली देखें अभी जो है ना जो भी सूरत हाल है वो एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच है, ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं है कि हम ट्रांजैक्शनल है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल। और फिर ईरान के मुतालिबात भी अपनी जगह हैं। अंजा मेरे साथ है इमरान साहब, आप ये बताएं कि आप देख रहे हैं इस्लामाबाद में फिर राउंड 2 होता हुआ, क्योंकि ट्रंप से पूछा था कैटलिन ने, जो न्यूयॉर्क पोस्ट की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हु हैड बीन देयर इन पाकिस्तान, बड़ी वायरल हुई, पब्लिक हुई, मशहूर हुई। वो कह रही हैं, ट्रंप कह रहे हैं अभी दूर है इस्लामाबाद, कुछ जगहों पे आ रहा है नाम के इस्लामाबाद या जिनेवा। आई थिंक सो पर्सनली कि ईरान विल बी मोर कंफर्टेबल इन इस्लामाबाद। क्या देखते हैं आप? देखिए जामी साहब, अगर तो राउंड 2 हुआ तो मेरी ज़ाती राय ये है, और मैंने इस इशू को बहुत क्लोजली फॉलो किया, इस जंग को भी, पीस नेगोशिएशंस को भी, तो मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर राउंड 2 फिज़िकली किसी जगह पे
ईरानी और अमरीकी डेलीगेशन मिले तो वो इस्लामाबाद ही होगा। बिल्कुल। ईरानी कभी भी ये प्रेफर नहीं करेंगे कि वो जनीवा में या किसी और जगह पे जाएं, वो बहुत कंफर्टेबल हैं इस्लामाबाद के साथ, और अमरीकी हुकूमत, उनका डेलीगेशन, उनके जो की लोग हैं कि जो इस मुज़ाकरात में लीड करते हैं अमरीकी हुकूमत को, वो भी कंफर्टेबल हैं कि वो भी इस्लामाबाद में ही आएँ। और मैंने आज वो एक्सियोस की वो रिपोर्ट बड़े गौर से पढ़ी है जिसमें ये आई है सारी ये एक डेवलपमेंट, इस पे उन्होंने रोशनी डाली है। तो मुझे तो लगता है कि काफ़ी हमें थैंक्स टू जो पाकिस्तान की सारी एफर्ट्स हैं, तो अभी इसका एक काफ़ी कवी इम्कान पैदा हुआ है कि ये जल्दी ये नेगोशिएशंस, पीस नेगोशिएशंस होंगी, मुनक्कद होंगी। और जैसे कि आपकी पहली जो गेस्ट हैं वो भी ये कह रही थी, बिल्कुल मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि जंग के अंदर स्टेलमेट है। दोनों जो फरीकैन हैं उनको कोई मज़ीद फ़ायदा इसमें नज़र नहीं आता कि जंग को वो जारी रखे, और अमेरिका में तो ख़ास तौर पे इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि उनको अब मुज़ाकरात के टेबल पे ही आना पड़ेगा, और कुछ चीज़ों पे शायद एग्रीमेंट हो भी गया और बाकी भी वो 1 महीने के अंदर अंदर वो तय कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। अंजा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो एग्जॉस्ट हो रहे हैं ना जी, मिड टर्म भी आ रहा है जिस अप्रूवल बहुत -74% तक जा चुकी है। ऑयल मार्केट में जो सिचुएशन आपके सामने है, फिर इंपॉर्टेंट शायद तो चाइना का दौरा है जो इस जंग की वजह से पोस्टपोन किया गया था, अब वो दोबारा सर पे आया पड़ा है। आपको नहीं लगता है अमेरिका चाहता है कि फौरन से पहले कोई ऐसा मामला हो कि फिर वो आराम से तसल्ली से चीन भी जा सके? जी बिल्कुल। देखें, अभी आपको पता है एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मीटिंग आ रही है प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की विद प्रेसिडेंट ट्रम्प, और डेफिनेटली अमेरिका ने सूरत हाल को रियलाइज कर लिया है कि अब इस सारी की सारी सिचुएशन का चीन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। बड़े वाज़े तौर पे वो एक रियल फीलर भी लेना चाह रहे होंगे बिफोर हिज मीटिंग के वहाँ पे कहाँ वो अपनी स्ट्रेटेजिक लेवरेज ले सकें। आई थिंक कि ये डेफिनेटली इट्स वन ऑफ दोज पॉइंट्स के जहाँ पे अमेरिका ने एक चीज़ तो रियलाइज कर दी है कि इट्स नो लॉन्गर दी ओनली सुपर पावर। दूसरी चीज़ देखिए, कहीं ना कहीं ये डिस्कशंस भी हमने या स्पेकुलेशंस ये भी देखे हैं कि जो टेक्नोलॉजी ईरान में यूज़ की गई थी सर्टेन मिसाइल सिस्टम्स, और उसके अंदर के क्या वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के साथ थी या नहीं थी। सो आई थिंक डेफिनेटली ट्रम्प अपने लिए एक सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले जाना चाह रहे हैं जब वो उनकी चीन से मुलाकात हो उससे पहले। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तान का भी रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ जाता है, क्योंकि ना सिर्फ हमें यहाँ सीपैक इफेक्ट होता हुआ एक उसकी अलग रीजनल क्रेडिबिलिटी है, और डेफिनेटली आल्सो एक्सप्लोरिंग अदर पार्टनरशिप्स के फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का एक और जो मैं अगर देखूं इकोनॉमिक फोरकास्ट भी यहाँ से अगर देखूं चीन के साथ क्या हो सकता है, पेट्रो डॉलर की भी कहाँ तक एक वॉलेटिलिटी की सिचुएशन जाहिर होती है। सो डेफिनेटली उसके अंदर मैं यही कहूँगी कि अमेरिका भी ये नहीं अफोर्ड कर सकता कि अब ईरान के साथ साथ वहाँ चीन को भी नाराज किया जाए। ऑलरेडी उन्होंने देख लिया है कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा अंजा साकिब साहिबा, बहुत शुक्रिया जी आपका। जनाब इमरान खान साहब, आप दोनों की कीमती राय का बहुत शुक्रिया। अब सूरत हाल ये है कि ये जो MOU की कहानी है इसमें आर्जी तौर पर यूनियन की अफजूदगी रोकने की ख्वाहिश है अमेरिका की जानिब से। ईरान चाहता है कि अमेरिका ने जो पाबंदियाँ आयद की हैं वो ख़त्म की जाएँ, जो उनके मुंजमद अरबों डॉलर के असासे हैं वो बहाल किए जाएँ, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर पाबंदियाँ कम की जाएँ। अब इसकी जो शिकें हैं उसके हवाले से मुख्तलिफ माहिरीन का ख्याल ये है कि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं कि अगर एक पर अमल अमेरिका करता है तो ईरान क्या जवाब देता है, और ईरान अगर किसी शिक पर अमल करता है तो अमेरिका क्या जवाब देता है। ब्रॉडर लाइन में यही समझ आ रही है कि ये जो एक सफ़े की जो एक अभी तक दस्तयाब तो नहीं कह सकता मैं, एक दस्तावेज़ जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, ये तज्ज़िये हो रहे हैं, उसका खुलासा सिर्फ यही है कि पहले मरहले में जंग का ख़ात्मा और कुछ ऐसे MOUs किए जाएँ जो दूसरे मरहले की राह हमवार कर सकें, जिसमें यूरेनियम अफजूदगी से लेके और जो न्यूक्स का मामला है और जो एक देर पार पेंडिंग इश्यूज़ हैं संजीदा कई दिहाइयों से,
उनको डील किया जा सके, लेकिन मंजिल पाकिस्तानी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।